नमस्कार। 2024 के महासमर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। बदायूं से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बीएलओ से पर्चियां छीनने वाले थाना अध्यक्ष की करतूत सामने आई। मीडिया के सवालों पर आग बबूला हुए थानाध्यक्ष। सवालों पर मीडिया से झगड़े पर उतारू हुए थानाध्यक्ष। थानाध्यक्ष हरेंद्र सिंह ने 7 बीएलओ से छीनी पर्चियां। इस्लाम नगर बूथ पर थानाध्यक्ष ने वोटरों से की बदतमीजी। बीएलओ से पर्चियां छीनने वाले थानाध्यक्ष की करतूत आई सामने। मीडिया के सवालों से बचते नजर आए थानाध्यक्ष। सवालों पर मीडिया से झगड़े पर उतारू हुए थानाध्यक्ष। सवालों पर मीडिया से झगड़े पर उतारू हुए थानाध्यक्ष हरेंद्र सिंह। इस्लाम नगर बूथ पर थानाध्यक्ष ने वोटरों से बदतमीजी की और जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछना चाहा तो झगड़े पर उतारू हुए थानाध्यक्ष। बदायूं से खबर, बीएलओ से पर्चियां छीनने वाले थानाध्यक्ष की करतूत आई सामने। थानाध्यक्ष हरेंद्र सिंह ने 7 बीएलओ से पर्चियां छीनने का काम किया। इस्लाम नगर बूथ पर थानाध्यक्ष ने वोटरों से बदतमीजी भी की। संदीप हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ ये पूरा मामला है? सबसे पहले तो संदीप, आवाज आ रही है आपको? देखिए, बिल्कुल बता दें कि ये हम इस समय जहां पे खड़े हैं, यहाँ की अगर बात करते हैं, बिल्कुल जी, कंटिन्यू करिए। देखिए, जहां पर हम खड़े हैं, यहाँ इस बूथ की अगर हम बात करते हैं तो इस बूथ का पहले चारों तरफ का माहौल दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो चारों तरफ का जो माहौल है वो इस तरीके से है, क्योंकि यहाँ की अगर हम वोट की अगर हम बात करते हैं तो ये इस्लाम नगर है। इस्लाम नगर में सुबह 9:30 बजे के आसपास यहाँ पर जो है 7 बीएलओ से जो है पर्चा जो है यहाँ पे पर्चियाँ छीन लिया जाता है। उसके बाद से यहाँ का जो माहौल होता है वो पूरी तरीके से बना जाता है। यानी कि आरोप लगता है कि यहाँ के मौजूदा थाना अध्यक्ष हैं हरेंद्र सिंह हैं, उन्होंने पर्चा जो है छीना। हालांकि जब इनसे मैंने सवाल जवाब किया तो उसको बचते हुए नजर आए, हालांकि बदतमीजी भी करते हुए मीडिया से नजर आए। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सुबह 7 बजे से अब तक की अगर बात करें तो मात्र 30% तक ही मतदान हो पाए हैं, क्योंकि वजह यह है कि सुबह 7 बजे जब बीएलओ की ड्यूटी लगती है तो उसके बाद 9:30 बजे के बाद यहाँ के थाना अध्यक्ष पहुँचते हैं और वो यहाँ पे 7 बीएलओ से पर्चियाँ जो है वो छीन लेते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक बड़े यहाँ के चुनाव तंत्र की अगर कहें तो उसकी धज्जियाँ उड़ाते हुए नजर आए। या तो फिर अपने आप को वो तानाशाही मानते हैं, या तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर वो किसी प्रकार से वोटिंग नहीं होने देना चाह रहे थे। तो यही एक वजह है, सबसे बड़ी वजह कि यहाँ का परसेंटेज है वो काफ़ी कम आया है। इसके साथ ही साथ अगर यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अब तक मतदान जो हुए हैं लगभग 30 से 35% के आसपास हो पाए हैं। इससे ज़्यादा यहाँ मतदान नहीं हो पाए। और साफ तौर पे इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो है जो भीड़ है वो काफ़ी है, क्योंकि यहाँ का थाना अध्यक्ष जो है वो बिल्कुल अपने रंग में रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बीएलओ इसी जगह पे जो बीएलओ कमरा है वो दिखाना चाहेंगे कि जहाँ पर बीएलओ जो है बैठ करके अपनी ड्यूटी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब इनसे पर्चियाँ जो है पूरी तरीके से छीन लिया जाता है बीएलओ से, बीएलओ के हाथ खाली होते हैं, बीएलओ के पास कुछ नहीं होते। अब हम इन बीएलओ
बीएलओ की तस्वीर दिखाएंगे कि इन बीएलओ के पास में पर्चियां नहीं है, वो हाथ पे हाथ रख के बैठे, क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग होनी है। अगर इनके पास आज ये पर्चियां होती तो शायद यहाँ पर जो लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं वो शायद उनके पास आते, उनसे मदद मांगते और ये उनकी पर्ची बना करके उनको अंदर वोटिंग के लिए भेजते। लेकिन साफ है कि इनके पास में अब इन सात बीएलओ थे जिनकी पर्चियां पूरी तरीके से छीन ली गई। हालांकि जब उनसे बातचीत किया थाना अध्यक्ष से हरेंद्र सिंह से, तो उन्होंने साफ तौर पे मना किया कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इनके हाथ खाली हैं, इनके हाथों में किसी प्रकार से कोई पर्चियां नहीं है। जो कि यहाँ पर जिस तरीके से मतदान हुए हैं इस्लाम नगर की अगर हम बात करते हैं, इस्लाम नगर में अब तक की परसेंटेज जो है वो काफ़ी कम मानी जा रही है, क्योंकि 30 से 35 तक परसेंटेज मानी जा रही है। वजह यह है कि भरपूर यहाँ पर जो है वोटर हैं वो यहाँ पर वोट डालते हुए नजर नहीं आ पाए। हालांकि इसको लेकर के यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने, आदित्य यादव, उन्होंने इस पे जो है आरोप भी लगाया है और इस पर उन्होंने कई सवाल जवाब भी खड़े किए हैं। हालांकि जिस तरीके से यहाँ की जो बात है वो पूरी तरीके से साफ है, क्योंकि हमने जो तस्वीरें दिखाई वो तस्वीरें साफ हैं कि बीएलओ हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, बीएलओ के हाथ में कोई पर्ची नहीं है। वजह यह है कि यहाँ से उनकी पर्चियां जो है छीन ली गई हैं। तो ये एक यहाँ का जो माहौल है वो इस तरीके से बना हुआ है। इसके साथ ही साथ में जो यहाँ से बदायूं से समाजवादी पार्टी से जो उम्मीदवार हैं आदित्य यादव, वो भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर नामांकन हो रहा था और नामांकन के वक्त जो है बीएलओ से पर्चियां छीन ली जाती हैं, फिर उसके बाद से जो है कहीं ना कहीं जो है एक आरोप प्रत्यारोप जो दौर होता है वो होता है। पर्चियां छीन ली गई सातों प्रत्याशी से। हालांकि हरेंद्र जी से हमने बात करने का प्रयास किया, थाना अध्यक्ष से आपके सामने किस तरह से बदतमीजी से बात करते हुए गए। देखिए, इस समय सत्ता के नशे में और पूरी तरीके से बेईमानी पे उतरे हुए हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि खाकी वर्दी की इस तरह के से बेइज्जती करना है, अगर आपको यही काम करना है तो खाकी उतार लीजिए और करिए, फिर तब देखिए क्या होता है। जितनी आपकी तानाशाही है, इस खाकी वर्दी का सम्मान है जितने लोग यहाँ खड़े कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा उनसे। जिस तरीके का तांडव कर रहे हैं कोई कुछ नहीं कहेगा एक शब्द उनसे। आप लोगों ने इसकी शिकायत भी की, लिखित भी शिकायत की, क्या पुनः चुनाव कराने की मांग करेंगे इस बूथ से? देखिए, यहाँ के उपचुनाव के लिए हमने मांग की है। हमें ये भी देखना होगा कि इस समय ये खाकी वर्दी किस तरीके से बीजेपी के एजेंट बनके यहाँ पे काम कर रही है। बगल में बीजेपी का बस्ता, वहाँ पे करीब 50 से 70 लोग बैठे हुए हैं। एक बार उनसे उस तरफ नज़र घुमा के देखा नहीं गया और गलियों में लोगों को ढूंढ ढूंढ के लाठी लेके दौड़ाने का काम किया जा रहा है। साफ दिखता है, आपके कैमरे को ही बार बार, अगर हम जो आपने फुटेज ली है उनको हम बार बार रिवाइंड करके देखेंगे तो एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई साफ दिख जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि हमने चुनाव आयोग को निश्चित तौर पे दिया है कि आप यहाँ का रीपोल कराएं, लेकिन अगर रीपोल नहीं भी होता है, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है, 3 दिन से लगातार हम शिकायत कर रहे हैं, जो गतिविधियाँ पूरे बदायूं लोकसभा को लेकर हो रही हैं, आज हद पार हो गई। और ये तो सिर्फ एक पोलिंग है और इसको मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर एक और पोलिंग है, इन सबसे पूछ लीजिएगा, वहाँ पे भी यही स्थिति बनी हुई है। वहाँ भी यही स्थिति है कि यही गए, बीजेपी के एजेंट पहुँचे, इन्होंने बीएलओ से लिया और बीएलओ से कहा आप यहाँ कर रहे हैं, चलिए घर जाइए, यहाँ क्या करने की ज़रूरत है। तो सरकार बीएलओ को लगाती है ताकि जितने वोटर हैं उनको सहूलियत मिले, और सरकार के ही नुमाइंदे आके उन बीएलओ को भगा देते हैं। तो ये सवालिया निशान प्रशासन को, चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए। 3 ऑब्जर्वर्स हैं हमारे यहाँ पे, एक भी ऑब्जर्वर इस चीज़ को संज्ञान में नहीं ले रहा, ना ही इस शिकायत को संज्ञान में लेके कोई कार्रवाई कर रहा है। और कार्रवाई नहीं हो रही है, इसी वजह से इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि आज ये आम जनता को भी ढूंढ ढूंढ के लाठी भाजने का काम कर रहे हैं। इसका जवाब जनता ही दे रही है। ये जितनी आपने फुटेज ली हैं, ये जिस घर जिस फोन जाएगी, उसका एक भी वोट अगर रह गया होगा ना, वो सीधे पोलिंग स्टेशन पर जाके इनके खिलाफ वोट करके देगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट आए हुए थे, लगभग आधे घंटे से कान में फोन लगाए हुए थे, क्या चर्चा रही? देखिए, सेक्टर मजिस्ट्रेट सिर्फ नाम के रह गए हैं। हमने उनसे कहा कि आप हमें इतना बता दिए, क्या आप पर्चियां उपलब्ध करा पाएंगे, तो वो हाँ या ना तक मुझे नहीं बोल पाए। और आधा घंटा नहीं, लगभग 45 मिनट 1 घंटा हो गया और अभी भी अंदर दुबके बैठे हुए हैं, कोई जवाब नहीं है। सेक्टर मजिस्ट्रेट एसडीएम को फ़ोन कर रहा है, एसडीएम नहीं उठा रहा है, तो सेक्टर मजिस्ट्रेट कंट्रोल रूम कह रहा है कि मेरी एसडीएम से बात करा दीजिए। ये चुनाव जब चल रहे हैं, आज जब वोटिंग चल रही है,
तब ये सरकारी जो अधिकारी उनके ये स्थिति है कि वो अपने अधिकारियों से बात करने के लिए भी उन्हें कंट्रोल रूम फ़ोन करना पड़ रहा है। तो हम प्रत्याशी या आम जनता अगर फ़ोन कर रही होगी तो आप समझ लीजिए क्या हाल है उनका। पूरी तरीके से निरंकुश हो चुकी है ये सरकार। पूरी तरीके से प्रशासन इस चीज़ पे उतारू हो गया है कि सरकार जनता के वोट से तो बदायूं जीत नहीं रहे, तो पुलिस के लाठी से ही बदायूं जीत लिया जाए, सेक्टर मजिस्ट्रेट की बेईमानी से ही बदायूं जीत लिया जाए। ये पूरे बदायूं का हाल है ना, इस तरह जो देखने को मिल रहा है हर जगह पे। ये देख, कई पोलिंग बूथ पे हम भी गए, वहां भी देखा मैंने। अभी हम आप यहाँ खड़े हैं, आप पता करिएगा अपने संवाददाताओं से, करीब 15 से 20 हमारे बूथ के जो एजेंट हैं वो इस समय बूथ पे नहीं हैं, वो थाने में बेचारे बैठे हुए हैं। कई हमारे लोग जिन्होंने वोट दिया है, वोट देने के बाद पूर्व प्रधान या पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, वो थाने में बैठाए जा रहे हैं। इसीलिए बैठाए जा रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर बाहर रहेंगे तो लोग उनके साथ वोट डालने का काम करेंगे। लोगों को नज़रबंद किया जा रहा है कि आप बाहर नहीं निकलेंगे, अपना वोट डालिए और अंदर बैठ जाइए। लोकतंत्र है या तानाशाही, क्या है इसका जवाब हमें सरकार आज दे। और जनता जवाब आज बदायूं के लिए दे रही है, आने वाले चरणों में यही जनता निश्चित इस पूरे लोकसभा चुनाव के लिए देने जा रही है। इसीलिए ये बौखलाए हुए हैं। और असलियत में तो सच बताऊं तो इनके ऊपर कोई बैठा है, ये तो कठपुतली हैं। ऊपर से उंगलियां हिल रही हैं तो ये नीचे छटपटा रहे हैं। सीधी सीधी बात ये है इनकी। ऐसे ही देखो, निश्चित तौर पे जिस तरीके से हमारी जो आदित्य यादव से बात हो रही थी, जो कि यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर वोटिंग की अगर बात की जाए, खास तौर पे जो माहौल था वो इस तरीके से रहा है। और साफ तौर पे जो यहाँ के जो प्रत्याशी थे वो उन्होंने साफ तौर पे इसे बात करते नजर आए। लेकिन बिल्कुल ये तानाशाही पूर्ण रवैया है और कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके से लोकतंत्र के महापर्व को, जिसे कहा जाता है कि मतदान करना है, फिर जलपान करना है, उसके बाद भी इस तरीके की चीजें प्रशासन द्वारा अगर की जाती है तो कहीं ना कहीं ये तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। और इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर 3 बजे तक करीब 46% वोटिंग हुई। तीसरे चरण की 10 सीटों से के चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। सबसे खास मुलायम परिवार के 3 सदस्य डिंपल यादव, आदित्य यादव और अक्षय यादव की सीट को लेकर विशेष चर्चा है। तीसरे चरण के दौरान वोट बहिष्कार का मामला सामने आया। आधा दर्जन से अधिक बूथों पर लोग वोटिंग का बॉयकॉट करते नजर आए। जन सुविधाओं के अभाव का मुद्दा बनाते हुए उन्होंने ये फैसला लिया। ग्रामीणों का आक्रोश विकास कार्यों को नहीं कराए जाने को लेकर फूटा। लोगों की ओर से वोट बहिष्कार को लेकर मामला गरमाया रहा। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थानीय ग्रामीणों को मनाने की कोशिश करते दिखाई दिए। ठीक है, चौथा संदीप हमारे साथ संवाददाता बदायूं से लगातार बने हुए हैं। रईस अलवी संवाददाता संभल से हमारे साथ बने हुए हैं और अनिल मेड़ा संवाददाता हमारे साथ हाथरस से इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले अगर हम बात करें अनिल, हाथरस की, तो क्या स्थिति नजर आई? क्योंकि जिस तरीके से तीसरे चरण के चुनाव में कहीं बवाल तो कहीं चुनाव का बहिष्कार, ये साफ तौर पर देखा गया। हाथरस की क्या स्थिति रही? जी देखिए, बिल्कुल यसी मैं आपको बता दूं, अगर हाथरस लोकसभा की अगर बात करते हैं तो हाथरस में भी लोकसभा में कई जगह मतदान का बहिष्कार जरूर हुआ है, लेकिन वहां अधिकारियों के कहने के अनुसार जो जनता के जो लोग हैं उनको आश्वासन देने के बाद जनता के लोग मान चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो छुटपुट कहीं ना कहीं 4-5 जगह बहिष्कार जरूर हुआ था। लेकिन अगर बात की मतदान की परसेंटेज की, तो परसेंटेज लगातार जिस तरह से पहले और दूसरे चरण में परसेंटेज कम हुआ था, तो हाथरस लोकसभा में भी परसेंटेज कम होने की पूरी संभावना है। क्योंकि 3 बजे की अगर बात की जाए तो 3 बजे तक के जो जिस तरह से वो आंकड़े आ रहे थे तो वो 44% के लगभग आंकड़े आए थे। अगर 5 बजे तक की अगर बात मानी जाए तो लगभग जो आंकड़ा है वो 50% का माना जा रहा है कि 50% मतदान हो सकता है। अब देखना यह होगा कि आखिर जो 5 बजे के जो सरकारी जो आंकड़े हैं वो आएंगे तो
तो उसको लेकर कितने परसेंट मतदान होता है। लेकिन अगर बात की जाए जो यहाँ जिस तरह से जो वोटिंग है वो 19,30,927 जो मतदाता थे, लेकिन भीषण गर्मी के कारण ये हो सकता है कि मतदाताओं में कहीं ना कहीं रुचि देखने को कम मिली है। लेकिन अगर बात की जाए जो जिस तरह से बीजेपी ने जो अनूप प्रधान जो राज्य मंत्री हैं उन पर एक बार फिर दाव खेला है, अगर बात और उनके सामने जो उनके ही वाल्मीकि जसवीर वाल्मीकि हैं उन्होंने भी उनकी टक्कर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होता है बसपा के जो प्रत्याशी हैं उनका भी यहाँ का आंकड़ा माना जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो जनता का जो कहना है वो ये कहना है कि अनूप वाल्मीकि को जनता पहले नंबर पर आंक रही है। लेकिन अगर बात की जाए मतदाताओं की तो मतदाताओं में काफी यहाँ उत्साह देखने को जरूर मिला। लेकिन जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ी थी 12 बजे से लेकर अगर 3-3:30-4 बजे तक की अगर बात करें तो जिस तरह से बूथों पे मतदाता कुछ कम नजर आए, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं मतदाताओं का आना जाना शुरू हो चुका है। लेकिन अगर मतदाताओं से जिस तरह से पूछी गई थी, जब वहाँ मतदान स्थल पर जाकर बात की गई तो मतदाताओं का कहना ये था कि जो लोगों में कहीं ना कहीं मतदान को लेकर रुचि नहीं है, क्योंकि लोगों का कहना यह है कि प्रत्याशियों ने कहीं भी किसी गांव में आकर प्रचार नहीं किया, ना ही किसी जनता के लोगों से वोट नहीं मांगी है। उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता के लोगों में नाराजगी और काफी जनता की नाराजगी कहीं ना कहीं आज देखने को मिली है। ठीक है, रईस का रुक कर लेते हैं। अनिल, मैं वापस आऊंगी आपके पास। रईस, अगर संभल की बात करें तो क्या कुछ यहाँ पर चुनाव में आज स्थिति देखने को मिली? क्या यहाँ पर भी मतदान का बहिष्कार किया गया, या व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं कैसी रही? देखिए, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, सुबह 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है और 6:30 बजे से ही जो मतदाता थे वो लाइन में लगकर अपना मत डालने के लिए तैयार हो गए थे। और मत डालने के लिए सुबह से 7 बजे से 6 बजे तक की जो समय है वो लगातार जारी है, लगातार रहेगा। लेकिन प्रशासन द्वारा जो इंतजाम किए गए थे, क्योंकि भीषण गर्मी काफी है और भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन द्वारा तैयार किए गए टेंट का और पानी का वो भी व्यवस्था यहाँ पर वो तैयार है। लेकिन हमारे 3 बजे तक अगर प्रशासन देखी जाए तो 52.24% हमारी जो 3 बजे तक की जो आंकड़े हैं वो है। और अगर अनुमान लगाया जाता है कि अगर हमने मालूम करी बोर्ड ने जानकारी दी तो हमें आंकड़ा जो है वो 65 से 70 के बीच में आंकड़ा निकल के आ रहा है लोकसभा का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जहाँ पर मुस्लिम बहुमत सीट माना जाता है, क्योंकि असमोली विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर सपा की पिंकी यादव जो मौजूदा विधायक है, उस गांव में करीब 4-5 गांव ऐसे हैं जो उन्होंने आरोप लगाए हैं गंभीर सरकार पर कि यहाँ पर मुस्लिम वोटरों को वोट नहीं डालने दिया गया है और उसमें मारा गया है, उन्हें दर्शाया गया है। कई मतदाताओं के लिए चोटें भी आई हैं, जिनको लाठीचार्ज करके भगाया गया है, बूथों से उनकी वोटर आईडी छीनी गई है, बीएलओ को भी भगा दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है सरकार के ऊपर। सरकार की रवैया को उन्होंने पसंद नहीं किया है। उनका साफ तौर पर यह है कि जिन वोटरों पर पुलिस ने बदतमीजी की है, उनका आरोप यह है कि लोकल पुलिस नहीं थी, जो बाहर से पुलिस आई है, बाहर से टीम की पुलिस जो आई है उसने लाठीचार्ज किया, उसने बदतमीजी की है। तो इस बूथों पर दोबारा से उन पर क्या बोलते हैं पोलिंग की जाए, उसमें वोट डाले जाए, क्योंकि वहाँ पर मतदान जो है कम से कम प्रतिशत दिखाई जा रहा है, क्योंकि उसमें वोट ही नहीं पड़ा तो वहाँ पर वोट आने के और आंकड़ा उस पर बहुत ही कम दिखाई जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने पिंकी यादव ने भी ट्वीट करके चुनाव आयोग को भी शिकायत की है और खुद भी उन्होंने एक वीडियो वायरल की है। उन्होंने मांग की है कि दोबारा से जो है इस पर दोबारा से जो है 2-3 बूथ है उन पर दोबारा चुनाव किए जाए। जी ठीक है, वापस आएंगे। अजयेंद्र चौहान हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। अजयेंद्र, आगरा की बात करें तो क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज रहा है, साथ ही साथ किस तरीके की स्थिति आज के दिन देखने को मिली? क्योंकि मुझे लगता है तीसरे चरण में ज्यादा बवाल और ज्यादा चुनाव बहिष्कार देखने को मिला और व्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं डामाडोल नजर आई। देखिए, ऐसी अगर आगरा की बात करें तो तीसरे चरण के मतदान में 2 लोकसभा आगरा में है, एक आगरा सुरक्षित लोकसभा, फतेहपुर सीकरी लोकसभा। तो जिस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में तमाम जगह देखने के लिए मिली है, इस तरह की मारपीट की घटना जैसी यहाँ देखने को नहीं मिली। हाँ, कुछ बात ऐसी देखने को मिली कि जैसे कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा के गांव सुनसार है, वहां पर 4 बजे तक लोगों ने मतदान ही नहीं किया। और तमाम ऐसे जो जगह थी, ये जो गांव देखा गया, 4 बजे तक यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर पब्लिक को समझाते रहे कि मत का प्रयोग कीजिए, लेकिन मत का उन्होंने पूरी तरह से वोट न डालकर बहिष्कार किया। और ऐसे तमाम इसी लोकसभा क्षेत्र में जगह देखी गई फतेहपुर सीकरी में जहां पर कई लोगों ने वोट नहीं दिया, क्योंकि साफ कहा कि विकास नहीं तो वोट नहीं, ये बड़ी बात थी। और ऐसी इसका असर यहाँ हमने देखा कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा से जो सांसद थे अभी वर्तमान में राजकुमार चाहर, नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा, प्रधानमंत्री से ज्यादा वोटों से उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार कुछ अलग देखा गया, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल नहीं था और वहीं दूसरी ओर
जो बाबूलाल जो चौधरी विधायक हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और पहले वो सांसद इस क्षेत्र से रहे, उनका बेटा निर्दलीय यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। और यहाँ पर देखा गया कि जो जाट वोट है वो पूरी तरह से ऐसा नहीं कि राजकुमार चाहर के साथ देखा गया, और दूसरी ओर जो रामनाथ सिकरवार गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनकी ओर हमने देहात में आज पूरे दिन देखा। तो इस बार कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि लोगों का रुझान कुछ अलग है, क्योंकि हमने वहां लोगों से बात की तो साफ तौर से कहा कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, और उसका कारण ये रहा कि विकास न होने की वजह से लोग यहाँ पर वोट डालने नहीं आ रहे थे। तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी समझाने में लगे थे, कुछ गांव में समझाने के बाद वोट डाला गया। वहीं दूसरी ओर अगर आगरा की बात करें तो केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेलिया प्रत्याशी हैं, दूसरी ओर बसपा से पूजा अमरोही हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह से आगरा शहर की बात कर लेते हैं तो कई दशकों से यहाँ पर भारतीय जो राज बब्बर के बाद यहाँ पर कोई भी चुनाव पार्टी नहीं जीत पाई है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पर चुनाव जीतती है। तो शांतिपूर्ण मतदान रहा है, लेकिन अगर प्रतिशत की बात कर लें तो 3 बजे तक 46% मतदान यहाँ है आगरा शहर की लोकसभा में, और दूसरी ओर फतेहपुर सीकरी में 47.65% मतदान रहा है। लेकिन अनुमानित है कि ये जो 6 बजे तक है, क्योंकि जो अभी जो वोटिंग परसेंटेज कम होता है वो दोपहर के समय देखा गया कि बूथ बिल्कुल खाली थे, क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर 43 से 44 डिग्री सेल्सियस रहा है, काफी गर्म है रशी। लेकिन अब जैसे जैसे मौसम ठंडा हो रहा है तो देखा जा रहा है कि बूथों पर लोग दिखाई दे रहे हैं। तो अनुमानित 55 से 60% ये दोनों ही सीटों पर मतदान रहेगा। लेकिन एक बात तय है कि आगरा में 2 लोकसभा हैं, और जिसमें कि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, लेकिन इस बार देखा गया कि फतेहपुर सीकरी जो लोकसभा है वहां से कहीं ना कहीं एक मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जनता ने किसको चुना है और किसको पसंद किया है ये ईवीएम खुलने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एक बात है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के तमाम जगह पर कहीं ना कहीं छिटपुट घटनाएं होती रही, लेकिन आगरा में शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और फिलहाल अभी तक शांत है। जी ठीक है, तो आगे इस पर हम और भी अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और 2024 की महासभा में आपको बता दें कि तीसरे चरण का आज मतदान संपन्न हुआ, लेकिन जिस तरीके से कई बूथों से ऐसी खबरें आई कि जहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया तो कहीं पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान नहीं हो पाया, बवाल की स्थिति साफ तौर पर देखने को मिली। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप हमारे साथ लगातार बदायूं से बने हुए हैं। संदीप, बदायूं में जिस तरीके की घटना सामने आई, कहीं ना कहीं ये तानाशाही पूर्ण रवैया साफ तौर पर नजर आ रहा है। आपने वहां पर थानाध्यक्ष से भी बात करने की कोशिश की और जिस तरीके से वो मीडिया पर बरसते नजर आए, इस तरीके की स्थिति देखने को मिली है। उच्चाधिकारियों का भी कुछ खास रिएक्शन इस पर अभी तक आया है क्या? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से यहाँ पर बदायूं के चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो 2019 में जो चुनाव हुए थे यहाँ पर जो संघमित्रा मौर्य ने यहाँ पे एक बड़ी जीत हासिल की थी। संघमित्रा मौर्य ने यहाँ पे जीत एक हासिल की थी और यहाँ से धर्मेंद्र यादव को यहाँ से हराया था उन्होंने। तो ये माना जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य ने जो यहाँ पे जीत एक बड़ी हासिल की थी, इसके बाद धर्मेंद्र यादव को यहाँ से हराया था। तो ये एक बड़ी जीत थी भारतीय जनता पार्टी की उस समय 2019 की बात करें। लेकिन अब 2024 की अगर हम बात करते हैं, 2024 में इस बार के जो चुनाव है बिल्कुल अलग से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस बार जो वोटर हैं बिल्कुल साइलेंट वोटर हैं, कहीं ना कहीं वो अब गुप्त तरीके से अपनी वोट डाल रहे हैं। और यही एक वजह है कि साफ तौर पे जहां पर जो वोटिंग हो रही है वो वोटिंग परसेंटेज पे भी काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग हैं जो अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने घरों से निकल करके वोट कर रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं यहाँ पर देखने को मिली हाथरस में। कहीं जगह कुछ जगहों पर जरूर इसका विरोध देखने को मिला, छुटपुट विरोध जरूर देखने को मिला, लेकिन साफ है कि जिस तरीके से यहाँ की अगर सीट की बदायूं की सीट की बात करते हैं तो कांटे की टक्कर अगर देखा जाए तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो कि इंडिया गठबंधन का एक दल के साथ में उभर के नेता आए हैं। तो साफ तौर पे इस तरीके से यहाँ पर जो लड़ाई है वो लड़ाई देखने को मिल रही है। जी ठीक है संदीप, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर अनिल मीणा जी जुड़े हुए हैं हाथरस से। अनिल जी, अगर हम हाथरस की बात करें तो यहाँ का वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा, साथ ही साथ लोगों के जो वोटर्स हैं उनके मन में क्या रहा?
जी देखिए बिल्कुल ऐसी मैं आपको बता दूं, हाथरस की अगर बात करते हैं तो हाथरस से 5 बजे का जो रुझान है 53% के लगभग मतदान हो चुका है। अगर बात की जाए तो यहाँ के जो अगर मतदाताओं की अगर बात करें तो मतदाताओं का जो रुझान है वो पूरी तरह से शांत देखने को मिला है, क्योंकि मतदाता कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लेकिन अधिकांश मतदाताओं की अगर बात की जाए तो कुछ मतदाता विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं, कुछ मतदाताओं का कहना है कि बेरोजगारी, युवाओं की बात करें तो युवाओं का जो कहना है, युवाओं का कहना यह है कि जो अगर हम भर्तियां जो बेरोजगारी जिस तरह से होती है, सरकार जो भर्तियां निकालती है वो लगातार पेपर लीक हो जाते हैं, तो उसको लेकर हम अब सरकार में परिवर्तन चाहते हैं। तो तमाम तरह की यहाँ बातें देखने को मिली। अगर बात की जाए देखिए जो जिस तरह से बीजेपी ने जो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री अनूप प्रधान उन पर एक दाव खेला, क्योंकि सुरक्षित सीटें हाथरस और हाथरस की बात की जाए तो यहाँ जो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार क्योंकि दो विधानसभाएं, दो अलीगढ़ की विधानसभाएं, क्योंकि इंगलास और जो खैर जो इंगलास और छिर्रा गंगीरी जो विधानसभाएं वो अलीगढ़ की हैं, जिसमें की और 3 विधानसभा हाथरस की लगाकर एक लोकसभा बनाई गई है हाथरस। तो उसको लेकर अगर बात की जाए, क्योंकि जो यादव बाहुबल सीट है, जो जिस तरह से अगर बात की सादाबाद की तरफ की तो उधर यादव की सीट है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है वहां से उनका पल्ला भारी। और हाथरस की तरफ पर हाथरस की बात की जाए तो वहाँ बसपा का जो गढ़ है वो माना जा, बसपा की पहले से ही वहाँ पकड़ मानी जा रही है, तो बसपा के प्रत्याशी को भी वहाँ कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन अगर इंगलास की सीट की अगर बात, इंगलास विधानसभा की अगर बात करें तो इंगलास विधानसभा खुद अनूप वाल्मीकि जो जहाँ के रहने वाले वो वही क्षेत्रीय लोकल के रहने वाले हैं, तो इस वजह से अनूप वाल्मीकि को इंगलास विधानसभा से करीब 40-60% वोट अनिल प्रधान को, अनिल वाल्मीकि जी को मिलती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। और अन्य जो प्रत्याशी है वो बाकी उन जो 40% है बाकी अन्य लोग हैं, क्योंकि जो हाथरस की बात करें तो यहाँ 10 प्रत्याशी मैदान में है और 10 प्रत्याशी मैदान में साथ होने के साथ साथ 19,30,927 मतदाता है। और वो आज 10 प्रत्याशियों के भाग्य का जो फैसला है वो आज ईवीएम में बंद हो जाएगा और 4 जून को उनकी ईवीएम में किस्मत खुलेगी कि आखिरकार किसके नसीब में जीत है और किसके नसीब में हार हो, तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि 4 जून को जो पिटारे में जो ईवीएम खुलेंगी वो उसके बाद पता पड़ेगी। लेकिन अगर फिलहाल की अगर बात करें तो यहाँ किसी भी प्रत्याशी को जो त्रिकोणीय मुकाबला है, बसपा और गठबंधन, इंडिया गठबंधन और बीजेपी, तीनों में कड़े के कांटे की टक्कर मानी जा रही है। और कांटे की टक्कर मानने के साथ किसी प्रत्याशी को अभी जीता नहीं कह सकते। लेकिन अगर जनता के कुछ लोगों की अगर इंगलास विधानसभा की बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी अनूप वाल्मीकि को जीता हुआ माना। अगर हाथरस की बात करें तो बसपा के को, क्योंकि हमारी टीम ने लगातार हाथरस लोकसभा का निरीक्षण किया और अगर सादाबाद की बात करें तो वह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जीतता हुआ मान लिया। तो कहीं ना कहीं वोटर पूरी तरह से शांत है। वोटर ने अभी तक पूरे अपनी जो बात है वो खुलेआम सामने नहीं आया है। उन्होंने शांत वोट किया और वोट शांत की वजह से लगातार जो प्रत्याशी हैं उनकी भी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि वोटर को शांत होते प्रत्याशी, पहले वोटर जो लगातार थे वो एक तरफा वोट करते थे, लेकिन अब कहीं पहली बार ऐसा 2024 में देखा जा रहा है कि आखिरकार वोटर अंदर खाने नाराज भी है और अंदर खाने वोट भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो मानना है उनका यही कहना है कि कुछ तो लोगों का कहना है कि प्रत्याशी कोई किसी गांव में नहीं गया तो इस वजह से नाराज है, वो परिवर्तन चाहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे नजदीक के प्रत्याशी इस वजह से बीजेपी को चाहते हैं। वापस आएंगे आपके पास। रईस अलवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं संभल से। रईस जी, अगर हम बात करें तो वोटिंग परसेंटेज संभल का क्या है और साथ ही साथ जनता किन मुद्दों पर इस बार मतदान कर रही है? पहले हम सुनते थे कि विकास के मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं, लेकिन अब तो लग रहा है कि विकास नहीं तो वोट नहीं के बैनर ज्यादा दिख रहे हैं। संभल की जनता 3-4 मुद्दों पर वोट किया है। पहला मुद्दा था उनका विकास का, दूसरा है शिक्षा का, बेरोजगारी का और सुरक्षा को लेकर। सबसे बड़ा सवाल महिलाओं का था। महिलाओं ने साफ तौर पर बताया कि हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि सुरक्षा इस सरकार में इतनी सुरक्षा हुई है कि किसी सरकार में इतनी महिलाओं को सुरक्षा नहीं हुई, इस सरकार में इतनी हुई है। आज हम सुरक्षित हैं, उसको लेकर वोट कर रहे हैं। कुछ ने कहा विकास को लेकर वोट कर रहे हैं, किसने कहा शिक्षा को लेकर वोट कर रहे हैं। इस तरह से कभी सुबह से 7 बजे से वोटिंग लगातार चल रही है और 3 बजे तक वोटिंग थी, वो करीब 24% वोटिंग हुई थी। अब 6 बजे वोटिंग का आंकड़ा जब निकल कर आएगा तो यहाँ का आंकड़ा अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 60-65 के आसपास आंकड़ा निकल कर आएगा। अब देखना ये है कि इतनी भीषण गर्मी के बीच मतदाता सुबह 7 बजे से लाइन में लगकर अपना मत का प्रयोग किया है। प्रशासन ने भी टेंट का पानी की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि भीषण गर्मी है और भीषण गर्मी के बीच किसी भी मतदाता को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, उसको भी मद्देनजर रखते हुए काफी उनका ध्यान रखा गया था। लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी झगड़े भी हुए हैं और कई जगह विपक्ष ने भी आरोप लगाए हैं सत्ता पक्ष पर की बूथ कैप्चरिंग की गई है, मारपीट भी की गई है। जैसे असमोली विधानसभा में पिंकी यादव ने काफी आरोप लगाया है पार्टी पर, यहाँ पर 3-4 जगह बूथों को पर लाठीचार्ज की है पुलिस ने और लाठीचार्ज वगैरह भगा दिया गया है, वोट नहीं डालने दिया गया है। और कई जो ऐसे मतदाता हैं इनकी चोट भी आई हैं
तो साफ तौर पर कहना यह है कि पहले तो उनसे पर्ची छीनी गई थी, उनसे नाम पता पूछा गया था, कुछ मुस्लिम क्षेत्र है जहाँ पर वोट नहीं डालने दिया गया है। बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है कि आरोप एक जांच का विषय है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जियाउर रहमान जो वरक साहब है उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया था, साथ ही साथ जिला अध्यक्ष को भी हिरासत में लिया है और जियाउर रहमान के पिताजी जो है उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। मौके पर एएसपी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उन्हें हिरासत में लिया गया। कहीं जाकर एक दो घंटे बाद उनको छोड़ दिया गया था। जब मामला संज्ञान में आया तो छोड़ दिया गया। वहीं साथ ही साथ जो पिंकी यादव है उनका साफ तौर पर कहना यह है कि मैंने चुनाव आयोग से अपनी कूट करके शिकायत कर दी गई है, जिन बूथों पर पुलिस ने बदतमीजी की है वहां पर पुनः चुनाव कराया जाए। ठीक है, वापस आएंगे। हमारे साथ यहाँ पर अजेंद्र चौहान आगरा से लगातार बने हुए हैं। अजेंद्र, जो नए वोटर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनको लुभाने के लिए किस तरीके की तैयारियां की गई थी और वो जो नए वोटर्स हैं वो कितना एक्साइटेड नजर आए लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता निभाने को लेकर? हाँ यसी बिल्कुल, नए वोटरों को हमने कई वोटरों से बात करी तो जो नवयुवा हैं, जो छात्र छात्राएं थे, तमाम वहां पर बूथों पर आए और जब हमने पूछा तो एक बात ये देखी गई कि वहां पर उन बच्चों से पूछने पर कि बेटा पहली बार वोट करने आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम कहना चाहेंगे कि रोजगार के ऊपर हमने वोट देने आए हैं और शिक्षा के ऊपर वोट देने आए हैं। जब उनसे सवाल किया गया क्या धर्म के नाम से यहाँ वोट दिया जा रहा है, यहाँ क्या मुद्दा है आपका देने का, तो उन्होंने कहा कि मुद्दा यहाँ पर सिर्फ विकास का है, शिक्षा का है और देश को आगे बढ़ाने का है। तो यहाँ पर युवा काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए, क्योंकि तमाम यहाँ युवा वोटर हैं जो पहली बार वोट करने के लिए आए थे। और जैसे देखो आगरा की अगर हम बात कर लेते हैं तो आगरा लोकसभा का जो क्षेत्र है उसमें कुल मिला के 9 विधानसभाएं हैं, 4 विधानसभा हैं और सभी जो विधानसभाएं हैं वो भाजपा के खाते में हैं। तो आगरा का अगर इतिहास देखते हुए चलेंगे तो यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती नजर आ रही है। जो इस बार एक अलग देखने के लिए मिला कि कांग्रेस जो बिल्कुल अपना वजूद खो चुकी है, यहाँ पर जो फतेहपुर सीकरी जो लोकसभा है जहां से वर्तमान सांसद राजकुमार चाहर हैं और प्रत्याशी भी हैं, तो इस बार देखा गया कि कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ अपना वजूद बनाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ जो गठबंधन प्रत्याशी है रामनाथ सिकरवाल वो यहाँ पर पहले से केरल से कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और काफी अच्छा उनका प्रदर्शन भी रहा था, अच्छे वोट भी मिले थे। लेकिन फिलहाल आगरा की हम बात करें तो आगरा लोकसभा क्षेत्र में 5 बजे तक की जो नतीजे हैं वो 51% से अधिक वोट पड़ चुका है और वहीं फतेहपुर सीकरी लोकसभा में तकरीबन 55% के आसपास वोट पड़ चुका है। तो अब जिस तरह से मौसम ठंडा हो चुका है तो वही हमेशा की तरह यहाँ 55 से 60% तक वोटिंग जाएगी। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से युवा देखा गया वो अब युवा विकास और रोजगार के मुद्दे पर यहाँ वोटिंग करते हुए नजर आया। और चुनाव अगर व्यवस्था की बात कर ली जाए जैसी, तो आगरा में कहीं पर भी इस तरह की कोई बड़ी हिंसा नहीं देखी गई और ना ही कोई अव्यवस्था देखी गई। 1-2 जगह ईवीएम खराब हुई थी, वहां पर उनको तुरंत सही कर दिया गया। कुछ जगह ऐसी है जहां पर लोगों में नाराजगी है और नाराजगी इतनी बड़ी है कि वो वोट करने ही नहीं गए। कहीं पर 2 घंटे वोटिंग लेट हुई, कहीं पर 3 घंटे तक वोट नहीं किया, क्योंकि उनका कहना था कि चुनाव जीतकर चले गए सांसद जी यहाँ कभी आए नहीं। तो ये नाराजगी थी और कई जगह पर 1-2 जगह पर देखा गया कि वोट न डालकर चुनाव का बहिष्कार किया गया और उन्होंने कहा कि हमारा मत है और हम अपने मत का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर विकास नहीं हुआ। हालांकि चुनाव संपन्न होने का समय हो चुका है, कुछ आधे घंटे बाद ये ईवीएम बंद है, ये इनकी किस्मत जो प्रत्याशी हैं इनकी किस्मत इस ईवीएम में बंद हो जाएंगी। 4 जून को खुलेंगी और 4 जून को जनता ने किसको चुना, क्या पहले वाले रिपीट हुए या नए चेहरों को देखना चाहती है जनता, ये इलेक्शन के जो नतीजे आएंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आगरा में चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने की कगार पर है। जी बिल्कुल, वापस आएंगे। अनिल मीणा हमारे साथ संवाददाता हाथरस से जुड़े हुए हैं। अनिल, अगर हम हाथरस की बात करें तो यहाँ पर जो नए वोटर्स हैं उनका कितना इंटरेस्ट जो है वो इस चुनाव में देखने को मिला है, साथ ही साथ किस तरीके का रिएक्शन उनका रहा, उनके क्या मुद्दे रहे? देखिए बिल्कुल ऐसी अगर नए मतदाताओं की अगर बात की जाए, नए मतदाताओं से लगातार सुबह से ही न्यूज की टीम लगातार बात करती हुई हाथरस में नजर आई। अगर नए जो मतदाता है उनके जो पहली बार जिन्होंने वोटिंग की है तो उनका कहना सिर्फ यही है कि हम विकास को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और शिक्षा को लेकर इन मुद्दों पर लेकर वोट करेंगे। लेकिन उन्होंने वोट किसको देना है इसको बारे में उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन उनका जो रुझान था वो सिर्फ यही है कि विकास के मुद्दे होंगे, बेरोजगारी के मुद्दे होंगे, शिक्षा के मुद्दे होंगे, जो अच्छी कानून व्यवस्था होगी उसके लिए हम वोट करेंगे। और लगातार जिस तरह से युवाओं में, अगर हाथरस की बात की जाए लोकसभा की, तो हाथरस में लगातार युवाओं में काफी जोश।
अनम्यूट कीजिएगा। फिलहाल भी लगातार युवा वोट करते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब अगर बात की जाए मात्र 15 मिनट शेष बचे हैं और 15 मिनट शेष बचने के बाद अगर हाथरस लोकसभा की बात करें तो 53% लगभग मतदान हो चुका है। और अगर बात की जाए 6 बजे तक की, तो 6 बजे तक अगर माना जा रहा है तो 57% मतदान और पहुंच सकता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो पिछली वर्ष जो मतदान हुआ था उससे अब की बार मतदान जरूर कम हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा हाथरस में लगातार अपील की जा रही थी, निराधार तमाम रैलियां निकाली गई थी, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोगों को मतदान करने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि दिक्कतों का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि भीषण गर्मी थी, गर्मी के कारण लोग घर से नहीं निकल पाए। और कुछ जगह अगर बात की जाए तो कुछ जगह मतदाताओं ने बहिष्कार भी किया है और वहाँ देखा गया है कि एसडीएम और अधिकारी तमाम वहाँ समझाने में गए तो 2-2, 4-4 घंटे कई जगह बात की जाए तो कई जगह मतदान बंद रहा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है। तो और बात की जाए फिलहाल अगर हाथरस की, तो हाथरस में मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण होने के कगार पे है। किसी तरह की कोई भी हाथरस में व्यवस्था देखने को नहीं मिली है, न ही किसी तरह का कोई झगड़ा देखने को मिला है। लगातार प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है और लगातार प्रशासन की अपील भी की जा रही है कि किसी तरह की कहीं भी शांति व्यवस्था भंग ना हो पाए। उसको लेकर मतदाताओं में भी काफी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है। और अब देखिए 15 मिनट शेष बचे हैं, 15 मिनट में कितने % और मतदान हो पाता है ये तो अब 15 मिनट के बाद ही पता पड़ पाएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। युवाओं ने बढ़ चढ़ के अपने लोकतंत्र के जो महापर्व है उसमें अपनी सहभागिता पूरी तरह से निभाई है। और लगातार जो युवा है वो विकास और सिर्फ विकास के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, इन्हीं मुद्दों पर युवाओं ने वोट किया है। यही बिल्कुल वापस आएंगे आपके पास। सर रईस अलवी संवाददाता संभल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रईस, अगर हम संभल की बात करें तो यहाँ पर जो नए वोटर्स हैं, जो युवा वोटर्स हैं, उनके क्या कुछ मुद्दे रहे, साथ ही साथ वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अब तक कितना हो चुका है और क्या अभी भी लोग आ रहे हैं वोट करने के लिए? मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, अभी तक वोट जो है निकल कर घर से आ रहा है, कोई ठंड हो गई है, छांव हो गई है, तो जो थोड़ा सा उसे राहत मिली है गर्मी से, वो वोटर जो है अभी घर से निकल कर आ रहा है। क्योंकि भीषण गर्मी होती है और भीषण गर्मी के बीच जो है वोटर जो है घर में से निकल कर नहीं आता है, थोड़ा सा वो गर्मी का एहसास करता है, इसलिए वो नहीं निकल कर आता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कई जगह ऐसा देखा, जो बुजुर्ग थे, जो महिलाओं थी और जो बुजुर्ग महिलाओं थी, वो भी गर्मी के बीच निकल के अपना वोट डाल रही थी और कहीं ना कहीं सरकार को मजबूत करने का भी वादा कर रही थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी भीषण गर्मी के बीच जो मतदाता मतदान करने का प्रयास आ रहा है पूजा करने के लिए, उसमें इतना भीषण गर्मी क्या है। और उसके साथ 3 बजे तक जो आंकड़ा आया था वो पावर पॉइंट 24 आंकड़ा निकल कर आया था और 6 बजने वाले हैं, कुछ मिनट में 6 बज जाएंगे। उसके बाद अब जो भी यहाँ पर प्रत्याशी है, पृथ्वीलाल सैनी है और जियो रहमान गर्ग है और उसके साथ साथ एक और सोलह अली है, 3 जो प्रत्याशी है वो मैदान में ज्यादातर मैदान में है। लेकिन जो आंकड़ा चल रहा है तो 2 का चल रहा है यहाँ पर सपा और भाजपा का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कौन किसको जनता चुनेगी और किसको जनता अपना वोट देगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आज सभी प्रत्याशियों के किस्मत के जो ताले हैं वो सब बंद हो जाएंगे और उसके बाद आंकड़ा जब निकल के आएगा तब किसका आंकड़ा और किसकी किस्मत जगती है वो तो आने वाला एक समय बताएगा। लेकिन अब सबका भविष्य एक पिटारे में बंद हो चुका है। जी अजेंद्र हमारे साथ आगरा से लगातार बने हुए हैं। अजेंद्र, अगर हम बात करें पिछले चुनावों की तो पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में क्या कुछ मुद्दे अलग नजर आ रहे हैं? साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पहले से कितनी जो तैयारियां थी उन पर किस तरीके से फोकस किया गया था, जो नए वोटर्स हैं उनको जागरूक करने के लिए किस तरीके से व्यवस्था की गई थी, साथ ही साथ आज प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिली? देखिए, ऐसी हर बार की तरह से जो चुनाव होते हैं, पिछले अगर लोकसभा चुनाव की बात करें या 2022 में विधानसभा चुनाव हुए, प्रशासन की तैयारी की बात करें तो प्रशासन ने अलग अलग जगह पर होर्डिंग लगाकर और जो युवा हैं और जो देश का मतदाता, जो जिले के शहर के जो लोग हैं, देहात के जो लोग हैं, उनको जागरूक करने के लिए अलग अलग जगह पर विज्ञापन किए थे। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर भी तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने अपने अपने बयान देकर कि वोट का प्रयोग करें। प्रशासन की तैयारी की बात कर लेते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जैसी हमेशा की तरह यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद थी। पुलिस के साथ तमाम बाहर का पैरामिलिट्री फोर्स और तमाम बाहर के जिलों की जो फोर्स आ रखी थी वो यहाँ पर मुस्तैदी से थी। वहीं दूसरी ओर सेक्टर मजिस्ट्रेट जो ठीक है अजयेंद्र, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे और शिवपाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। इतनी क्रूरता से वहाँ पर एजेंटों को उठा लिया है, लाठीचार्ज किया है और भगा दिया, अभी भी भगा रहे हैं, अब भी लगातार भगा रहे हैं, तो वोट नहीं डालने दे रहे हैं। और हम लोग सवेरे से
इनसे कंप्लेंट कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब बिल्कुल जहाँ पर परसेंटेज अच्छा पड़ता है इशारा कर देता है, वैसे ही एजेंटों को पकड़ पकड़ के बंद और भगा देते हैं, बस्ते फाड़ देते हैं। इसका असर क्या होगा शिवपाल जी, जो आप बता रहे हैं आरोप लगा, इसका असर क्या होगा? तब भी देखना, तब भी देख लेना, हम बदायूं का चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव, डिम्पल यादव मैनपुरी से इतनी क्रूरता होने के बाद भी डिम्पल भी जीतेगी, आदित्य भी जीतेंगे। आप लगातार अपने घर में बैठे रहे, मॉनिटरिंग करते रहे, आप कहीं निकले नहीं बाहर? नहीं, ऐसा हुआ, देखिए शाम को जब नेशनल हाईवे से मैं आ रहा था तब भी डीएम और एसएसपी ने यहाँ मुझे रोका और कहें तो आप तो चुनाव में गड़बड़ी कर रहे हैं। मैंने नेशनल हाईवे को कौन रोक सकता है? मैं तो कल बदायूं से आया हूँ शाम को और अभी भी वहाँ से चल के आ रहा हूँ, फिर आके थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा आया हूँ। आप पर ही आरोप लगा दे गड़बड़ी करने का? बताओ, हम वहाँ बैठे तब आरोप लगा रहे हैं। और बताइए, यहाँ देखिए अभी एक एसआई था, गाली गलौज कर रहा था। यहाँ पर क्या हुआ? अभी आप आए तो हमने देखा, बड़ा देखिए हंगामा हो वहाँ गया पर यहाँ पर। जितने हम एजेंट थे तो गाली गलौज करने लगा। क्यों आ गए? क्यों अगर उसमें एजेंट नहीं रहेंगे पूरी तरह से यहाँ पर जितने भी अधिकारी थे, एसडीएम रैंक, सिटी मजिस्ट्रेट और से लेकर के सब बस बेईमानी करो। परसेंटेज अभी भी औरतें आ रही आपके सामने गई और रोक रहे हैं। अच्छा, इस तरीके से टेरर फैला रहे हैं जैसे वोटर ना आए और वोटर बार बार उसका अच्छा पुलिस को चेक करने का कौन सा अधिकार है? वो तो वहाँ पिता से राम गोपाल जी ने एक यहाँ पर बयान दिया है सुबह न्यूज़ 18 को कि राम मंदिर बेकार बना है, उसका जो वास्तु है वो गलत है। थोड़ा सा नीचे तो वास्तु गलत है तो आप वहाँ देख लो, वास्तु गलत है तब तो फिर सुबह ही नहीं होगा उनको। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अयोध्या गए, रोड शो किया कि मंदिर मतलब फिर बना पाएंगे? पांडे और शिवपाल यादव को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से बदायूं में जहां पर उनके बेटे आदित्य यादव मैदान में हैं और जो तस्वीर देखने को मिली कि किस तरीके से थानाध्यक्ष ने बीएलओ की हाथ से पर्चियां छीन ली, काफी हंगामा, काफी बवाल देखने को मिला, उसका जिक्र भी शिवपाल यादव करते नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से तानाशाही देखने को मिल रही है। अजेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजेंद्र, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप? तो जैसे जिस तरह से आपने सवाल किया कि इस बार व्यवस्था किस तरह से रही प्रशासन की और नए वोटर का क्या माहौल रहा, हमने देखा कि जैसी सुबह से जो तकरीबन 80 साल से ऊपर के जो वोटर हैं, जो बुजुर्ग मतदाता हैं, वो नहीं चल पा रहे हैं। लोगों के अंदर जागरूकता देखने के लिए मिली और उसका नतीजा यही रहता है कि सुबह का जो समय था 7 बजे का और 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ऐसी सबसे ज्यादा वोटिंग देखने के लिए मिली। लेकिन आगरा में हमेशा 50% से अधिक वोटिंग ही जाती है और इस बार सुबह ये अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद वोटिंग परसेंटेज 50। अजेंद्र, ये भी मेरा सवाल था कि वोटिंग परसेंटेज पिछली बार की तुलना में इस बार कितना कम रहा, क्या ज्यादा रहा, या एवरेज में ही इस वक्त ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो देखने को मिला? देखिए, जैसे आज 6 बजे तक की अगर वोटिंग की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो आगरा सुरक्षित लोकसभा जो है उसमें 51% का है और दूसरी ओर जो फतेहपुर सीकरी लोकसभा है उसमें 54% से अधिक मतदान हो चुका है। तो 6 बजे तक की अगर रिपोर्ट लेंगे तो ऐसी पिछली बार की बराबर ही यहाँ उसके आसपास ही यहाँ जो वोटिंग परसेंटेज है वो रहेगा और फिलहाल शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न बिल्कुल कहेंगे कि होने ही वाला है। कुछ ही मिनट बचे हैं और जो नतीजे आएंगे, नतीजे आने के बाद पता चलेगा। हालांकि जिस तरह से तमाम अभी खबरें दिखाई जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में और मैनपुरी में अलग अलग जगह अलग अलग आरोप हैं, अलग अलग नेता हैं और अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन अब सारी चीजें जहां जहां आज 10 सीटों पर वोटिंग हुई है और वहां पर अब जो इलेक्शन का जो नतीजे होंगे उसके बाद ही पता चलता है। जी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि तीसरे चरण में आज यूपी की 10 सीटों पर मतदान हुआ, कहीं पर बवाल तो कहीं पर बहिष्कार जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, आपको बता दें कि यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। हाथरस में 5 बजे तक 53.48% हुआ मतदान।
तो वहीं फिरोजाबाद में 5 बजे तक 56.55% हुआ मतदान। बदायूं में 5 बजे तक 52.29% हुआ मतदान। बदायूं में 5 बजे तक 52.29% हुआ मतदान। फतेहपुर सीकरी में 5 बजे तक 54.92% हुआ मतदान। आगरा में 5 बजे तक 51.13% मतदान हुआ। संभल में 5 बजे तक 61% हुआ मतदान। यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी। हाथरस में 5 बजे तक 53.43% हुआ मतदान। फिरोजाबाद में 5 बजे तक 56.55% मतदान। बदायूं में 5 बजे तक 52.29% मतदान हुआ है। फतेहपुर सीकरी में 5 बजे तक 54.92% हुआ मतदान। आगरा में 5 बजे तक 51.13% मतदान। संभल में 5 बजे तक 61% तक मतदान। और 2024 के महासमर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।